हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज आपकी बारी है, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन आपके लिए क्लास होते हैं, तो बिल्कुल फर्स्ट ईयर की बारी आज है। अपने बात करें फ्राइडे और सैटरडे आपके लिए होती हैं। तो टाइम वैसे आपको पता होगा 8 से 8:30 के मध्य क्लासेस शुरू हो जाती है। देन आज की क्लास आपके लिए है और इस क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं शक्ति की अवधारणा पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं, आपके सामने पहले से ही मैंने नोट कर लिया, हाईलाइट पॉइंट है, वो है शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत यानी शक्ति किन वजह से, किन स्रोत की वजह से शक्ति है वह एक प्रकार से बनती है। जैसे बात करें कि चाय बनाने के लिए उसके लिए क्या एलिमेंट होते हैं, वैसे ही शक्ति किन कारण से, किन वजह पर होती है। अगर आपको बता दिया जाए, जैसे मैं उदाहरण के रूप में लूँ हिटलर, किसको लूँ? हिटलर को लेता हूँ, गांधी जी को ले लूँ। तो अब इन दोनों को अगर देखा जाए, हिटलर है, गांधी जी है, या हमें बात करूं नेपोलियन की बात करूं, ठीक है, तो इन सभी में शक्ति देखी गई है, लेकिन इन सभी के पास शक्ति का अलग अलग सोर्स है, अलग अलग सोर्स है शक्ति का। तो अब यहीं पे हम बात करेंगे कि आखिर में शक्ति के सोर्स होते क्या हैं, किन आधारों पे शक्ति है वह एकीकृत या मान लीजिए किसी के पास पावर के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अब हम देखें शक्ति के स्रोत में, तो टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे। और आपके सामने पहला क्या, शक्ति के स्रोत में आप पहला ये अगर देखें कि कौन से स्रोत हैं जो शक्ति के रूप में काम करते हैं, तो पहला है ज्ञान। क्या है? ज्ञान, जिसको कहते हैं नॉलेज। क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपने सुना होगा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट देन यू कैन चेंज द वर्ल्ड, चेंज द वर्ल्ड। अगर आप एजुकेशन, ज्ञान को अगर आप प्राप्त करते हो तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। देन एजुकेशन यानी ज्ञान। तो बिल्कुल आपको पता होगा आज बिना ज्ञान के शक्ति है वो नहीं प्राप्त हो सकती। आपको भी अगर बनना है समाज में एकदम, कहते हैं ना कि एटीट्यूड लाइक जस्ट लाइक एज मैन देन मेक हिज नेम नोन, यानी सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति जो नाम से जाना जाता है तो कब जाना जाएगा? जब उसने नाम कमाया हो, यानी ज्ञान। तो ज्ञान एक ऐसी बात करूं कि ज्ञान के बलबूते पर आप हैं वो पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आज सबसे बड़ा साधन, संसाधन है। आज इसी नॉलेज के आधार पर आप अपनी पावरफुल एनवायरनमेंट या एक पावरफुल है ना कि आप अपने आप को एज ए पावरफुल समाज में स्थापित कर सकते हैं। तो नॉलेज एज ए पावरफुल के रूप में काम करता है। तो सबसे पहला है ज्ञान, कि शक्ति के स्रोत के रूप में अगर याद रखें तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान शक्ति का अगर ध्यान रखें तो ये शक्ति का ज्ञान के आंतरिक स्रोत है। ये भी एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, शक्ति का आंतरिक स्रोत। अगर आप पढ़ते लिखते हैं और अगर अच्छी जॉब पर आ जाते हैं, देन आपके पास शक्ति आ जाती है ज्ञान के बदौलत। अगर पढ़ते हैं देन आप एज ए कलेक्टर बन सकते हैं। तो ये आपके पास एक शक्ति तो प्राप्त हुई। कैसे शक्ति आपके पास है? नॉलेज के बल पर। तो आज ज्ञान है, उसके सामने दुनिया घुटने टेकती है। तो वो पहला शक्ति का स्रोत क्या हुआ? ज्ञान हुआ। क्या हुआ? ज्ञान। क्योंकि साधारण भाषा में कहा जाए तो आर्थिक शक्ति, और आर्थिक शक्ति किसके बलबूते पे आती है? ज्ञान के बलबूते पे आती है। जिसके पास नॉलेज है ना, वो जीरो से भी हीरो बन सकता है। जिसके पास नॉलेज नहीं, वो करोड़ों रुपए हो उसके पास, लेकिन वो जीरो हो जाएगा। तो नॉलेज दैट यू कैन मेक ही या मेक हिम एज अ पावरफुल, किसी और को या आप अपने आप को भी पावरफुल बना सकते ज्ञान के बलबूते पे। तो ये तो सिंपल ही चीज़ मैंने आपको बता दी, इसके बारे में आपको पता गया होगा। क्योंकि ज्ञान है, उसके जरिए आप शक्ति प्राप्त करते हैं, दूसरों को प्रभावित भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे शक्ति का पहला स्रोत है नॉलेज। तो बिल्कुल आप आज क्या प्राप्त करें? नॉलेज प्राप्त करें। तो ये जो नॉलेज है आपको आगे चमकाएगा, आपकी तकदीर को चमकाएगा। बस नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ज्ञान को जितना, कहते हैं ना कि ये ज्ञान का प्याला है, जितना पियोगे उतना तरक्की करोगे भाई, उतना तरक्की करोगे। आगे बात करते हैं दूसरा, ज्ञान का जो दूसरा स्रोत है और वो है प्राप्तियां। प्राप्तियां, देखो प्राप्तियों को आप कैसे समझे? तो प्राप्तियों को सिंपल सी अगर बात बताऊं तो समाज में जो व्यक्ति जिस प्रकार से काम करता है और जिस प्रकार से उसे उपलब्धियां प्राप्त होती है ना, एज ए पॉजिटिवनेस में जो एनवायरनमेंट होता है,
तो वो कहीं ना कहीं उसे समाज में शक्ति संपन्न के रूप में स्थापित करती है। देखिए, शक्ति है मतलब जो ज्ञान है ना, ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। तो प्राप्तियां शक्ति का बाहरी स्रोत है। यानी ज्ञान आंतरिक रूप में होता है जो हमें शक्ति संपन्न बनाता है, लेकिन जो प्राप्तियां हैं वो बाहर से हमें प्राप्त होती है और हमें शक्तिशाली बनाती है। इसके संबंध में मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, सिंपल सी बात करें कि प्राप्तियों के अंतर्गत यानी कौन कौन सी प्राप्ति भौतिक रूप में, आप जैसे मान लीजिए आपने कोई बड़ा मतलब कुछ बड़े आविष्कार कर दिए भौतिक रूप में, या बड़े बंगले वगैरह बना दिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी कर दी, देना आपको ऐसा कहा जाएगा ये तो बंदा पावरफुल है, ये बंदा क्या है, पावरफुल है। इसके अलावा जैसे किसी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, या मान लीजिए आपके एक सोशल एनवायरमेंट मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है, उपलब्धि प्राप्त की आपने। इसके अलावा ये भी कैसे, इसके अलावा एक व्यक्ति की समाज में जो स्थिति होती है, जो स्तर होता है, ठीक है ना, व्यक्ति का समाज में स्तर। तो व्यक्ति का समाज में स्तर कैसे प्राप्त होता है? जब व्यक्ति समाज के लिए कुछ काम करता है या समाज में अपने आप को एज कर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में, एक कहते हैं ना कि गुणी, ये आप एक पावरफुल कैसे होते हैं? आप समाज में एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं तो आपको लोग समान सलाम करेंगे, यानी आप शक्तिशाली बन सकते हैं। तो प्राप्तियां, आपने समाज में कार्य किया, आपने समाज में जो उपलब्धियां प्राप्त की, उसी उपलब्धि के बलबूते पर आपको पास शक्ति आ सकती है। व्यक्ति का समाज में जो स्तर होता है, जैसे मैं एक नाम बताऊं, पारस राम जी, ये एक व्यक्ति के तीन नाम इस प्रकार से कैसे हो सकते हैं? व्यक्ति जब समाज में आगे बढ़ता है, जो उसकी उपलब्धि और उसकी शक्ति और पावर के आधार पर, यानी सिंपल सी बात है कि व्यक्ति समाज में इज्जत कमाएगा, समाज के लिए कुछ गुणकारी काम करेगा तो समाज से उपलब्धि प्राप्त देगा और पैसे। तो ये उपलब्धि और पैसे के आधार पर पारस राम जी बन सकता है। जो देखो सिंपल एक आदमी होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कि मारवाड़ी में कहते हैं ए पारसी हटे आवजे कई करे, देन ऐसा इसको संबोधित किया जाता है। जैसे थोड़ा समाज में उसको एज ए वैल्यूबल मान दिया जाता है, मान ली थोड़ा पैसा कमा रहे, थोड़ा नॉलेजेबल हो जाए, तो लोग उसे कहेंगे पारस राम जी कहाँ गए थे, पारस राम जी तो दूर, पहले कहेंगे पारस राम क्या कर रहे हो आजकल। तो इसका मतलब अब लोग आपको भाव दे रहे हैं। और जब आप समाज में थोड़े इज्जत वाले, पैसे और पावरफुल और नॉलेजेबल हो जाते हैं, आप किसी एक सेक्टर में ज़बरदस्त महारत हासिल कर रहे थे, बिल्डिंग वगैरह बना देते हैं, तो लोग कहेंगे अरे पारस राम जी आप तो ईद के शान तो नज़र ही नहीं आते, कभी हमारे घर भी तो आइए, हमें भी तो दर्शन दीजिए। अब देखिए एक व्यक्ति जो क्या था और क्या बन गया, इसके आधार पर समाज उसे शक्ति किस रूप में देता आप समझ गए होंगे। तो ये प्राप्तियां ही हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर, समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। जो भी क्लास को देख रहे हैं ना, क्लास को लाइक शेयर करते जाइएगा। ये कर्म धर्म होना चाहिए आपका। जब सर पढ़ाएं तो ये नॉलेज आप दूसरों को भी दे, जब पावरफुल आप भी बने, दूसरों के लिए सहयोग करें। तो तीसरा शक्ति के स्रोत के अंतर्गत जो तीसरा आपको है वो है संगठन। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि संगठन में ही शक्ति है। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर आप एक ग्रुप में, एक यूनिटी में, एक संगठन में रहते हैं, देन आप शक्तिशाली होते हैं। कहने का मतलब है कि संगठन तभी होता है जब कोई व्यक्ति नॉलेजेबल, ज्ञानवर्धक और एक लीडरशिप हो, तो उसके लिए संगठन तैयार होता है। और जैसे आपने छोटे क्लास में यानी पहले पढ़ा होगा कि पिताजी ने कहा मान लीजिए जैसे मेरे दोस्त मतलब एक बंडल है, एक बंडल में से लकड़ी तोड़ दो, तो बच्चे ने आराम से तोड़ दी। अब पिताजी ने कहा पूरे बंडल को तोड़ दो, नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो लकड़ी एक साथ गठर थी, पूरा संगठन था, तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो शक्ति किस रूप में आती है? संगठन रूप में। एक संगठन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक पूरा गुट होता है, उसके साथ शक्ति काम करती है। आप मान लीजिए एक लड़के को चैलेंज देने जा रहे हैं, आप अकेले हैं तो आपको शायद लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप संगठन में जाएंगे, ग्रुप में जाते हैं, 10-12 संगठित रूप में जाते हैं और सामने वाले को चैलेंज देते हैं, तो वो भाग जाएगा, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। तो ये शक्ति का तीसरा जो एलिमेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करना है तो हम आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संगठन बनाते हैं। तो संगठन में ही शक्ति होती है। और आधुनिक युग के मजदूर, अब देखो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि एक बड़ी फैक्ट्री है,
अब बड़ी फैक्ट्री में मालिकों का मतलब बड़ी फैक्ट्री में मालिक है वो क्या करते हैं, मजदूरों का शोषण करते, क्या करते हैं, शोषण करते। तो अब मजदूर, एक आध मजदूर तो बोल जाए तो उसकी वैल्यू ही नहीं है। अगर फैक्ट्री के मालिक से कहे हमारे साथ ये आप क्यों करें वो करें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उस मालिक के खिलाफ सभी मजदूर एक संगठन बना के अगर जाएं उसके सामने कि हमारी मांगे मानो अन्यथा हम काम बंद कर देंगे, तो फिर ठेकेदार कहेगा अरे भाई, मालिक कहेगा रुको तो सही, आपकी बात क्या है बताओ तो सही। तो इसका मतलब संगठन, शक्ति नमस्कार करते हैं। तो ये संगठन, जैसे मान लीजिए मजदूर संगठन हो गया, मजदूर संगठन हो गया, या फिर मान लीजिए जैसे अलग अलग किसान यूनियन होता है, किसान यूनियन, क्योंकि कुछ समय पहले भारत में ऐसा कानून आ गया था जिसको लेकर किसान नाराज थे, तो किसानों जब संगठन रूप में हड़ताल की तब सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो संगठन में शक्ति तो बेमिसाल होती है। आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो हम कहें शक्ति के अंतर्गत वो है आकार। यस, आकार। कहते हैं कि अरे भाई इसकी तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत बड़ी ज़मीन है, तो एक आकार, अब वो आकार ज़मीन का है या किस स्तर पर है, जब लोगों को लगे कि ये तो एक बहुत बड़ी आकार यानी बहुत बड़े लेवल का है, तो इस आकार के आधार पर फिर उसे शक्ति का स्रोत माना जाता है। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी, ज़्यादा ज़मीन होगी यानी आकार रूप में, तो वो शक्ति का एक एलिमेंट माना जाता है, एक स्रोत माना जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो आकार को कहीं ना कहीं शक्ति का परिचायक माना जाता है। आकार को शक्ति का परिचायक माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आकार, जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास में कोई 4-5 बच्चे बैठे हैं या ठीक है ना, उसमें से एक बहुत ही हट्टा कट्टा और बॉडी बिल्डर है जैसे बाहुबली जैसा, तो दूसरे छात्र उसे लड़ने से डरेंगे। उनको लगेगा कि भाई ये मतलब थोड़ा मोटा बॉडी बिल्डर है तो शक्तिशाली हो सकता है, हमें इससे लड़ लिया तो हम मार खाएंगे। लेकिन वास्तव में वो है या नहीं, उसमें हिम्मत है या नहीं, एक बार ललकार के तो देखो, वो खुद ही डर जाएगा। लेकिन आपने अचानक से उसको देख के महसूस किया कि ये तो बहुत बड़ा है, मतलब फौजी जैसा है, बाहुबली जैसा, ये तो हमें पटक देगा। तो ये आकार के आधार पर आपको एहसास होता है कि शक्ति तो कहीं ना कहीं शक्ति आकार की वजह से भी आती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आकार के बलबूते पर संगठन बनता है। ओके, और अनेक बार ऐसा भी होता है कि बड़ा आकार हो तो उसे सुलझा दिया जाए, अन्यथा असंतुलित हो सकता है। जैसे बात करें कि मंत्री संगठन, अगर मंत्रियों का संगठन, मंत्रियों का आकार बड़ा होगा तो ये आकार एक तरह से शक्तिशाली होने का एहसास दिलाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ शक्ति के प्रकार की ओर। यह शक्ति के प्रकार, तो इसके अंतर्गत हम जो भी जानकारी देख रहे हैं ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मज़ेदार क्लास है तो शेयर भी करते जाइएगा, एंड देन रिकॉर्डेड है तो मैं आपको साइड में रिप्लाई भी करता रहूँगा। शक्ति के प्रकार, देखो शक्ति के प्रकार को बहुत ही मज़ेदार इजीली तरीके से समझेंगे, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरह से शक्ति के प्रकार बताए हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक ऑथेंटिक, एक विद्वान के अकॉर्डिंग शक्ति के प्रकार को समझते हैं और शायद वही एग्जाम में आने की संभावना रहती है। शक्ति के प्रकार, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग शक्ति के प्रकार देखेंगे। मैक्स वेबर ने शक्ति के रूप बताए हैं जिसको मैं जब प्रकार के रूप में समझते हैं। मैक्स वेबर ने तो इनको क्या कहा है कि भाई शक्ति के रूप, यानी रूप का मतलब हम यहाँ पे प्रकार के बारे में ही जानते हैं। ओके, तो मैक्स वेबर ने शक्ति के प्रकार हैं वो किस आधार पर बताए हैं? औचित्यपूर्णता के आधार पर, औचित्यपूर्णता के आधार पर मैक्स वेबर ने शक्ति के रूप यानी प्रकार बताए हैं। पूछा जाए कि भाई मैक्स वेबर ने शक्ति के जो ये प्रकार जो रूप बताए किस आधार पर? औचित्यपूर्णता, यानी अगर शक्ति पॉजिटिव रूप में है तो क्या प्रकार होंगे। अगर शक्ति सही कार्य करती है तो सही कार्य के अकॉर्डिंग शक्ति के प्रकार। औचित्यपूर्णता का मतलब होता है सही होना। वर्तमान में आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो सही है, औचित्यपूर्ण है? आप कहेंगे यस सर, आप जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो बस वही कि मैक्स वेबर ने शक्ति के जो रूप बताए हैं वो औचित्यपूर्णता के आधार पर, यानी शक्ति अगर सही है तो सही कंडीशन में उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ओके, तो पहला
पहले तो सीधे नाम ही लिखूंगा, नाम से आप पूरा ही समझ जाएंगे। पहला है कानूनी, कानूनी या वैधानिक शक्ति। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कलेक्टर, क्या कलेक्टर, पीएम, या हम मान लेते हैं प्रिंसिपल ही मान लीजिए, ठीक है। अब मैं समझाऊं इससे पहले आप आइडिया लगा दीजिए कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं। नेक्स्ट है जो आपको दूसरा बताऊं वो है परंपरागत, परंपरागत शक्ति। बिल्कुल इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए राजा, राजा के बाद उसका जो पुत्र है, पुत्र वो बन गया राजा। अब ये शक्ति का कौन सा रूप हो गया, बिल्कुल आइडिया लगा दीजिए फटाफट। आप तो मेरे बहादुर स्टूडेंट हैं और आपका आइडिया जल्दी लग सकता है। कृष्णमयी शक्ति, शक्ति का जो तीसरा रूप है वो है कृष्णमयी शक्ति। और इसके अंतर्गत आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी, पीएम मोदी जी, या फिर मान कर ले नेहरू जी। ओके, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाने के लिए पहले उदाहरण दे दिए। यहाँ से आप समझ जाएंगे शक्ति के रूप किस आधार पे हो गए। समझ में तो आ गया होगा, वेरी गुड, आप बहुत टैलेंटेड है। और इसी तरह से अगर आप ये समझ गए ना तो देन मज़ा ही आएगा पढ़ने का और पढ़ाने का। तो देखो बात करते हैं आगे कि कानूनी शक्ति का मतलब होता है कि कानून के द्वारा, जैसे एक संविधान होता है और संविधान ने देश को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया है, और इस सिस्टम में जिले की प्रशासन यानी जिले को चलाने के लिए जिले का सर्वोच्च अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी वो कलेक्टर है। तो कलेक्टर जो जिले का प्रधान होता है और वह जिले के लिए जो आदेश जो भी आदेश देता है उसके अकॉर्डिंग कार्य होता है, यानी जिले के कलेक्टर के पास शक्ति है। और इस प्रकार की जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति हो गई, कानूनी शक्ति होगी, वैधानिक शक्ति। शक्ति का वह रूप जो सर्वमान्य, लोगों की स्वीकृति और लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग, यानी लोगों ने ही संविधान को बनाया और संविधान के अकॉर्डिंग सरकार बनी हुई है, और जिले की कार्य करने की गारंटी के रूप में पावर है वो कलेक्टर को दिया है। इस प्रकार से कलेक्टर के पास जो शक्ति है वो है वैधानिक यानी कानूनन रूप में शक्ति है। जैसे पीएम है तो वो एक संविधान नियम व्यवस्था के द्वारा अपना प्रिंसिपल है, जैसे वो पावरफुल है क्योंकि पीएम को जब वो ऑर्डर देता है, क्योंकि वो शक्ति के रूप में कानूनी शक्ति उसके पास प्राप्त है। पुलिस वगैरह आप देख सकते हैं, अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो आपको सीधे मान लीजिए चालान काट देते हैं। तो इस प्रकार से उसके पास चालान काटने की ये शक्ति कैसी है, कानूनी शक्ति है। यस, समझ गए, गुड, वेरी गुड। आगे बात करते हैं परंपरागत। देखो इसके बारे में तो आपको लिखवाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं कि शक्ति का स्रोत कानून या विधि होती है। कानून या विधि के द्वारा किसी को शक्ति प्राप्त होती है तो वो हो गया कानूनी। आगे बात करते हैं परंपरागत शक्ति। परंपरागत शक्ति यानी परंपराओं से चला आ रहा है। जैसे एक राज्य में राजा था और राजा के बाद उसका पुत्र है राजा बन रहा है तो उसके पास शक्ति आ गई। ये परंपरा चली आ रही है तो लोग फिर क्या करते, आने वाले राजा को फिर उसी प्रकार की शक्ति के रूप में देखते हैं और उसको नमस्कार करते, सैल्यूट करते हैं। तो शक्ति का वह रूप जो परंपरा से आ रहा है, राजा के बाद उसका पुत्र राजा बना, तो इस प्रकार से ये जो शक्ति है वो परंपरागत शक्ति कहलाती है। और लोग उस नए राजा को भी औचित्यपूर्ण सही मानेंगे क्योंकि ये तो परंपरा है कि राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा, तो ये तो औचित्यपूर्ण शक्ति है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो कानून के द्वारा किसी के पास शक्ति आती है तो ये भी शक्ति क्या है, औचित्यपूर्ण है, ठीक है ना, समझ जाइएगा। और राजा के बाद उसका पुत्र राजा बन रहा है तो इस प्रकार से नियम व्यवस्था कायदों के अकॉर्डिंग परंपराओं से चला आ रहा है। तो इसके बाद राजा के बाद उसका पुत्र राजा बना है तो इसके पास भी ये जो शक्ति आई, ये शक्ति कैसी है, औचित्यपूर्ण है। कैसी है, औचित्यपूर्ण है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि लोगों को विश्वास और ट्रस्ट है कि अब इसके बाद जो बना है वो ही राजा है। तो यही ट्रस्ट और विश्वास लोगों में औचित्यपूर्णता उत्पन्न करता है और ये परंपराओं से तो यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। ओके, करिश्माई शक्ति, करिश्मा, मैजिक।
कि एक व्यक्ति स्टेज पे खड़ा हो गया, इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया, अट्रैक्टिव किया कि लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। कब आधे घंटे के 2 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। तो ये एक व्यक्ति का टैलेंट होता है, करिश्माई एक पावर होता है। अब मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री पद पर एक व्यक्ति बैठता है, नॉर्मल सीधा साधा व्यक्ति होता है, जस्ट लाइक मान लीजिए जैसे आपने मनमोहन सिंह जी, और एक प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। अब देखो पावर तो सेम, लेकिन उस पावर का जिस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया ना, वो उसके नेतृत्व, उसकी काबिलियत, उसकी व्यक्तित्व, लीडरशिप होती है। एक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठे और उस व्यक्ति में टैलेंट हो, लीडरशिप हो, काबिल तारीफ, उसकी लोगों को अट्रैक्टिव करने की क्षमता हो, तो उस पद पर मान लीजिए उसे 100% पावर प्राप्त होता था। लेकिन उस पद पर वो टैलेंटेड व्यक्ति बैठता है ना, तो वो उस पावर को 200 गुना कर यूज कर सकता है। तो ये टैलेंट होता है, और टैलेंट के बलबूते पे आप लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने उस समय आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, इन्होंने जिस प्रकार से लोगों के मध्य अपनी पावर के आधार पर अपनी काबिलियत मनवाई थी ना, कि उस समय महिलाओं को तो घर की चौकी के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन ये देश की पीएम थी, तो ये काबिलियत तारीफ लीडर रही है। और इसके इस सीएम पद पर रहते हुए भी इसके व्यक्तित्व गुणों के कारण इसके पास जो पावर था वो करिश्माई पावर था, टैलेंटेड। मोदी जी कहिए, नेहरू जी कहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि करिश्माई शक्ति है वह उसके व्यक्तित्व गुणों पर आधारित है। व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों पर आधारित, जिसके द्वारा अन्य उसके अनुयायी बन जाए। देखो सिंपल सी बात है, आज के समय फॉलोइंग ट्रेंड चल रहा है, फॉलोवर। तो अगर कोई व्यक्ति टैलेंटेड है तो उसके हजारों फॉलोवर होते हैं। अगर वही व्यक्ति टैलेंटेड व्यक्ति अगर पीएम बन जाए, तो अब वो किस प्रकार से अपने मिले पावर को और अपने पावर को मिलाकर जो काम करेगा ना, वो बेमिसाल होगा, यानी करिश्माई पावर होगा। क्या होगा? करिश्माई पावर। तो आप समझ चुके होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं पावर की, यानी शक्ति के प्रकार रूप के बारे में। तो जो प्रकार यहाँ पर मैक्स वेबर ने बताया वो आप समझ चुके होंगे। काबिल तारीफ और बहुत ही लाजवाब तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। इसको समझिएगा और एंजॉय लीजिएगा, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, कि जिस प्रकार से मैं आपके लिए एक्साइटमेंट हूँ ना, आप भी इस क्लास को शेयर करने के लिए एक्साइटमेंट हो जाइएगा अपने ग्रुप या हर जगह, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप शेयर करोगे ना, तो कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है फालतू चीज़ों में, तो कहेंगे ये तो बस और क्या आता है उसको, देन ये नॉलेज है। ओके, तो अब ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब थर्ड यानी एक और पार्ट आएगा जिसमें हम शक्ति के किसी और के द्वारा दिए गए प्रकार और शक्ति की लिमिट और पावर के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एक और चीज़ बता दें कि कल आपको होने वाला जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है 3rd यूनिट का, उसका टेस्ट सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो कल बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कीजिएगा सॉल्यूशन के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।